24 अप्रैल 1967। इस तारीख को अगर आप सोवियत यूनियन के ओरेनबर्ग शहर में होते तो आसमान में एक अजीब नजारा देखते। दूर दूर तक फैले सुनसान मैदानों के ऊपर सुबह की पहली किरणों में एक आग का गोला तेजी से नीचे आ रहा था। ये कोई उल्कापिंड नहीं था, ये था सोयूज 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट और उसमें बंद थे 40 साल के व्लादिमीर कोमारोव। वो उस वक्त धरती से करीब 200 किलोमीटर ऊपर थे, लेकिन उनकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज रफ्तार में अगर कोई चीज धरती से टकराती है तो उसके परमाणु तक बिखर जाते हैं। कोमारोव जानते थे कि ये उनकी आखिरी उड़ान है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी जगह कोई और जाता तो शायद वो आज न होता। उनका सबसे अच्छा दोस्त यूरी गगारिन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान, और उस वक्त धरती पर बैठा यूरी गागारिन अपने दोस्त की हर आवाज सुन रहा था, ये जानते हुए कि ये आखिरी बार है। ये कहानी सिर्फ एक स्पेस मिशन के फेल होने की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद मरना चुन लिया। ये कहानी है उस दबाव की जो सरकारों को जीत के नाम पर अपने लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर मजबूर कर देता है। और ये कहानी है उस रात की जब एक इंसान धरती पर गिरा तो उसकी हड्डियां तक नहीं बची, लेकिन उसकी दोस्ती की मिसाल आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 अप्रैल 1967 की उस शाम से, जब सब कुछ खत्म होने से पहले आखिरी बार सब ठीक लग रहा था। साल था 1967। अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस अपने चरम पर थी। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने के लिए पागल हो रहे थे। अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो इंसान को चांद पर उतारेगा। सोवियत यूनियन के पास भी प्लान थे, लेकिन उनकी तकनीक में दिक्कतें आ रही थीं। 1966 में सोवियत स्पेस प्रोग्राम के जनक सर्गेई कोरोलेव की मौत हो गई। उनके बाद आए वासिली मिशन, लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं थी। इस बीच अमेरिका ने जेमिनाई प्रोग्राम के तहत 10 सफल उड़ानें भर लीं। रशिया पिछले 2 साल से कोई इंसान स्पेस में नहीं भेज पाया था। अब दबाव बहुत बढ़ गया था, तो सरकार ने फैसला किया कि एक धमाकेदार वापसी की जाए। उस साल अक्टूबर रिवॉल्यूशन की 50वीं एनिवर्सरी थी। उससे पहले दुनिया को चौंका देना था। प्लान ये था, एक साथ 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाएं। पहले सोयूज 1 में एक कॉस्मोनॉट जाए, अगले दिन सोयूज 2 लॉन्च हो, उसमें 3 कॉस्मोनॉट हों। दोनों स्पेसक्राफ्ट स्पेस में आपस में डॉक करेंगे और फिर 2 आदमी स्पेस वॉक करके एक क्राफ्ट से दूसरे में जाएंगे और फिर दोनों क्राफ्ट वापस लौटेंगे। ये इतना बड़ा मिशन था कि दुनिया हैरान रह जाती, लेकिन परेशानी ये थी कि सोयूज स्पेसक्राफ्ट अभी तैयार ही नहीं था। कोरोलेव की मौत के बाद पूरा प्रोजेक्ट लटक गया था। फैक्ट्रियों में जल्दबाजी में काम हुआ, क्वालिटी चेक छोड़े गए। बाद में जांच में पता चला कि सिर्फ सोयूज 1 में 800 से ज्यादा टेक्निकल खामियां थीं। लेकिन क्रेमलिन में बैठे लोगों को ये सब सुनना नहीं था। उन्हें सिर्फ जीत चाहिए थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। अब सवाल था, ये खतरनाक मिशन करेगा कौन? पहली पसंद थी यूरी गागारिन, दुनिया का सबसे फेमस आदमी, लेकिन गागारिन को बचाना था। अगर वो मर गए तो सोवियत यूनियन की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगता। तो दूसरा ऑप्शन था व्लादिमीर कोमारोव, एक अनुभवी कॉस्मोनॉट। वो पहले भी वॉस्कोड 1 मिशन को कमांड कर चुके थे। लेकिन कोमारोव कोई बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि सोयूज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने खुद जाकर फैक्ट्री चेक की, हर पुर्जे को देखा, हर रिपोर्ट पढ़ी और फिर अपनी टीम को बताया, ये क्राफ्ट सुरक्षित नहीं है, इसे उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। उनसे कहा गया, आप जाएंगे या गागारिन जाएंगे, ये फैसला आपको खुद करना है। अब जरा सोचिए, आपके सामने ये विकल्प हो। आप जानते हैं कि ये मिशन जानलेवा है। अगर आपने जाने से मना कर दिया तो आपका सबसे अच्छा दोस्त उस क्राफ्ट में बैठेगा और मर जाएगा, और अगर आप चले गए तो आप मरेंगे, लेकिन आपका दोस्त बच जाएगा। कोमारोव के सामने भी यही विकल्प था। वो जानते थे कि गागारिन उनसे ज्यादा इमोशनल हैं। गागारिन इस दबाव में टूट सकते थे। अगर गागारिन इस मिशन पर गए तो वो वापस नहीं आएंगे। तो कोमारोव ने फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं। गागारिन की 2 छोटी बेटियां हैं, उन्हें उनके पिता की जरूरत है। ये थी उनकी दोस्ती की कीमत, और उन्होंने ये कीमत खुशी से चुकानी स्वीकार कर ली। 23 अप्रैल 1967 की शाम बाइसोनूर कॉस्मोड्रोम में रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था। कोमारोव ने स्पेस सूट पहना। मिशन से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी गागारिन को देना चाहते थे, लेकिन गागारिन ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप खुद ही ये चिट्ठी वापस लाएंगे, मैं नहीं लूंगा। कोमारोव मुस्कुराए। वो अंदर घुसे। उनके पीछे गागारिन खड़े थे। वो जानते थे कि उनका दोस्त उनके लिए मरने जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। शाम 7:20 पर रॉकेट लॉन्च हुआ। शुरू के कुछ मिनट सब ठीक रहा, लेकिन फिर मुश्किलें शुरू हो गईं। सबसे पहले सोलर पैनल में से एक खुला ही नहीं। इसका मतलब था कि बिजली की सप्लाई आधी रह गई। फिर ओरिएंटेशन सिस्टम फेल हो गया। क्राफ्ट लगातार घूमने लगा। कोमारोव उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत आई। उनकी आवाज कट कट कर आ रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, केबिन में गैस लीक हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
कोमारोव ने मिशन कंट्रोल को रिपोर्ट किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्राफ्ट अनियंत्रित हो रहा है। ये बात सुनते ही मिशन कंट्रोल में हड़कंप मच गया। सोयूज 2 का लॉन्च तुरंत कैंसिल कर दिया गया। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कोमारोव को वापस लाना। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। कोमारोव ने 24 घंटे स्पेस में बिताए, लगातार क्राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। वो बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 24 अप्रैल की सुबह री एंट्री की तैयारी शुरू हुई। ये सबसे खतरनाक पड़ाव था। धरती के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री करते वक्त क्राफ्ट पर भयंकर गर्मी पड़ती है और पैराशूट का सही खुलना बहुत जरूरी होता है। री एंट्री से पहले आखिरी बार कोमारोव की बात हुई धरती पर मौजूद उनके क्रू से हुई। उस वक्त माइक्रोफोन पर यूरी गागारिन थे। मिशन कंट्रोल में गैगरिन ने कोमारोव से कहा, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, बस थोड़ा और संभालो। कोमारोव ने जवाब दिया। उनकी आवाज थकी हुई थी लेकिन शांत थी। उन्होंने कहा, मुझे पता है सब कुछ, मैं तैयार हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। गागारिन ये सुनकर रोने लगे। उन्होंने माइक्रोफोन बंद कर दिया। वो अपने दोस्त की आवाज और नहीं सुन सकते थे। कोमारोव ने आखिरी बार कहा, मेरी पत्नी को बता देना, लेकिन बात बीच में ही कट गई। कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब कोमारोव बिल्कुल अकेले थे। कुछ देर बाद री एंट्री शुरू हुई। स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल में दाखिल हुआ। उसकी सतह का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। पैराशूट खुलना था, लेकिन पैराशूट में भी वही प्रॉब्लम थी जो पूरे मिशन में थी। जल्दबाजी में बनाया गया खराब पुर्जा। पहले ड्रग पैराशूट निकला, लेकिन मेन पैराशूट नहीं खुला। फिर रिजर्व पैराशूट खुला, लेकिन वो मेन पैराशूट में उलझ गया। अब कैप्सूल 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधा धरती पर गिर रहा था। इतनी तेज रफ्तार में कुछ भी नहीं बच सकता था। ओरेनबर्ग के पास के गांव वालों ने आसमान में आग का गोला देखा और फिर कुछ ही देर में एक तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि जमीन तक हिल गई थी। जब लोग वहां पहुंचे तो नजारा बहुत बुरा था। कैप्सूल पूरी तरह जल चुका था, धातु पिघल गई थी और धरती पर एक गड्ढा बन गया था। कोमारोव का शरीर नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियों के कुछ टुकड़े और जला हुआ मांस बचा था। इतनी तेज रफ्तार से गिरने पर उनकी पहचान सिर्फ एक जले हुए जूते से हुई जो कैप्सूल के बाहर बिखरा पड़ा था। सरकार ने तुरंत मीडिया पर पाबंदी लगा दी। अखबारों में बस एक छोटी सी खबर छपी, देश के हीरो व्लादिमीर कोमारोव की ड्यूटी के दौरान मौत। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने सच्चाई सुन ली थी। जो लोग मिशन कंट्रोल में थे उन्होंने बाद में बताया, कोमारोव आखिरी वक्त तक बोल रहे थे। वो गुस्से में थे। उन्होंने डिजाइनर्स को गालियां दी। उन्होंने चीखते हुए कहा, ये मुझे मार रहा है। उनकी आखिरी आवाज सुनने वालों की रूह कांप गई। कई लोगों ने कहा कि वो आवाज उनके सपनों में सालों तक आती रही। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोमारोव की अस्थियां, उन्हें सम्मान के साथ क्रेमलिन की दीवार में दफनाया गया। लेकिन अस्थियां थीं कहां? क्योंकि जो शव मिला था वो तो जल चुका था। असल में जले हुए मांस के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया, उन्हें पीसकर एक कलश में रखा गया और उस कलश को क्रेमलिन में दफनाया गया। कोमारोव की मौत ने यूरी गागारिन को तोड़ दिया। वो पहले जैसे नहीं रहे। वो शराब पीने लगे और डिप्रेशन में चले गए। वो अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने एक दोस्त से कहा, अगर मैं गया होता तो आज कोमारोव जिंदा होते, उनके बच्चों का बाप जिंदा होता। सरकार ने गागारिन को उड़ानों से दूर रखा, लेकिन वो फिर से उड़ना चाहते थे, शायद इसलिए कि वो भी मर जाएं और अपने दोस्त से मिल सकें। इसके ठीक एक साल बाद 1968 में गागारिन भी एक प्लेन क्रैश में मर गए। वन ऑफिशियल रिपोर्ट्स में वजह बताई गई, पायलट की गलती। लेकिन कई लोगों को शक था। वन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उनकी मौत भी उतनी ही शक्की थी। कहते हैं सरकार ने गागारिन को खत्म कर दिया क्योंकि वो कोमारोव की मौत की असली वजह जानते थे। वो बहुत कुछ बोल सकते थे, इसलिए उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन ये सच है या नहीं, कोई नहीं जानता। दोनों दोस्त अब साथ थे, एक स्पेस से गिरा और एक प्लेन से। इस पूरे मिशन में कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। पहला, कोमारोव को मरने से पहले आखिरी बार गागारिन से बात करने का मौका क्यों दिया गया? क्या सरकार चाहती थी कि गागारिन ये दर्द झेलें? दूसरा, जिस रात कोमारोव मरे उस रात मिशन कंट्रोल की जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो कहां है? आज भी सोवियत यूनियन की सरकार ने उन रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक नहीं किया। तीसरा, कोमारोव का वो आखिरी संदेश जिसमें वो गुस्से में थे और किसी को कोस रहे थे, क्या वो सरकार ने दबा दिया? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि कोमारोव ने अपनी मौत से पहले साफ कहा था कि ये सब जानबूझकर किया गया है, लेकिन ये सच्चाई कभी सामने नहीं आई। एक और बात, कोमारोव की पत्नी वैलेंटीना को उनकी मौत के बाद पेंशन देने से मना कर दिया गया। उनसे कहा गया, आपके पति ने ड्यूटी के दौरान गलती की, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। बाद में बहुत विरोध के बाद यह फैसला बदला गया। लेकिन सवाल उठता है, जो आदमी देश के लिए मर गया, जिसने जानबूझकर अपनी जान दी ताकि उसका दोस्त बच सके, उसके परिवार के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? व्लादिमीर कोमारोव की मौत ने स्पेस साइंस को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उनकी मौत के बाद सोयूज क्राफ्ट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया। हर उस खामी को दूर किया गया जिसने उनकी जान ली। आज जो भी सोयूज क्राफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाता है वो कोमारोव की ही देन है।
उनकी कुर्बानी ने ये सिखाया कि स्पेस प्रोग्राम में जल्दबाजी नहीं चलती। हर पुर्जा, हर तार, हर नट बोल्ट सही होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।